स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम आदर्श तिवारी और ये हमारी पूरी साइंस टीम। और हम आपसे क्या बोल रहे हैं? तो हम बोल रहे हैं हम होंगे कामयाब कहां पर? अपने एग्जाम्स में। अगर आपने हमारे सारे वीडियोस को देखा और उसको वैसे ही फॉलो किया जैसा हम आपको गाइड कर रहे हैं, तो हम कहां तक पहुंच चुके थे? तो हमने स्टार्ट कर दिया था अपना चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने बहुत अच्छे तरीके से देखा था और ऐसे भी सारे टॉपिक्स को हमने पढ़ा है, जैसे कि इंटीग्रेशन फैक्टर हो गया अपना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया अपना आई एफ ई की पावर पी डी एक्स। उसका भी हम इतने अच्छे से डेरिवेशन वगैरह सब कुछ किया जो कहीं पर शायद ही कम ही मिलता है। जनरली लोग उससे क्या करते हैं, अवॉइड कर देते हैं। तो अगर आपने इस पूरी सीरीज को बहुत अच्छे से देखा है तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। और कैसे देखना है हमें? तो पहले हमें देखना है भाई शिवानी मैम की वीडियोस, जहां पर उन्होंने सारे एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स को खोल के रख दिया, बहुत अच्छे से पढ़ाया है एंड उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। देन आपको आना है मेरे वीडियोस पर, मतलब मेरे यानी कि जो आर डी शर्मा हम सॉल्व कर रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी उसमें सारे इंक्लूडेड हैं। इनको अगर आपने इनका कॉम्बिनेशन देख लिया तो फिर और कुछ नहीं बचता और आप एग्जाम में जाकर एकदम फोड़ के आओगे। ठीक है, तो भाई हम कहां तक पहुंच चुके थे? तो हम पहुंच चुके थे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस पे। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का लास्ट वीडियो होगा, क्योंकि यहां पर हम सारे वर्ड प्रॉब्लम्स को भी खत्म कर देंगे और ये वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत इजी होते हैं। ठीक है, और इनके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए नहीं है, एक्चुअली एग्जाम से आ जाते हैं कहीं ना कहीं, बट इससे पहले के जो हमने टॉपिक किए थे, जैसे कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरिएबल सेपरेबल मेथड एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उनके बहुत सारे क्वेश्चंस उठकर आते हैं। तो आपने वैसे भी इसके बहुत सारे वीडियोस देख लिए, क्योंकि आप जानते हो कि मैग्नेट ब्रेन्स 100% फ्री और क्वालिटी एजुकेशनल चैनल है। दूसरे चैनल्स के समान नहीं है ये, जहां पर हम क्या करते हैं कि एक वीडियो दिखाकर बाकी के लिए आपसे पैसे मांगे। तो आपने इससे पहले अगर सारे वीडियोस नहीं देखे तो पहले उनको जाकर देखिए, उसके बाद यहां पर आइए। भाई पैसा भी नहीं लगना किसी का, ठीक है, आराम से देखो, आप ही के लिए सब बना हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं हम क्या, अपना एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां पर वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे, इनको हम सॉल्व करेंगे। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में भी किए होंगे, बट वहां पर डिफरेंशिएशन का बस रूल होता था। यहां पर हमें ना डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करके देन इंटीग्रेशन करके उसका सॉल्यूशन निकालकर फिर आंसर देना है आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। तो यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑन ग्रोथ एंड डीके। मतलब कुछ चीज बढ़ रही है, कुछ चीज कम हो रही है, तो उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है यहां पर, तो उसको सॉल्व करेंगे। देन अलग अलग किस्म के एप्लीकेशन है, तो उनके सारे के कुछ कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे एंड देन फिर इस चैप्टर को करेंगे खत्म। ठीक है, तो यहां पर क्या बोल रहा है? द सरफेस एरिया ऑफ बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट if initially its radius is 3 units and after 2 seconds it is 5 units, find the radius after t seconds। तो यहां पर बोल रहा है कि एक बैलून है, ठीक है, और उसको हम इन्फ्लेट कर रहे हैं, मतलब फुला रहे हैं उसको भाई, और उसका जो सरफेस एरिया है वो चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली। अब वो जो बैलून है ना, उसको हमें यहां पर कुछ दिया हो या ना दिया हो, जनरली वैसे स्फेरिकल दिया होता है, क्वेश्चन में कभी 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 भी आएगा आपको तो, बट यहां पर नहीं दिया है, बट हमें स्फेरिकल ही कंसिडर करना है। ठीक है, तो बलून किस शेप का है? स्फेरिकल बलून है। तो वहां पर क्या हो रहा है, उसका जो सरफेस एरिया है वो चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट है। मतलब कि अगर मैं बोलता हूं लेट सरफेस एरिया ऑफ द बलून बी एस, मतलब आपने सरफेस एरिया को क्या बोला? एस बोला। तो अगर सरफेस एरिया एस है तो उसका जो रेट ऑफ चेंज है वो कैसा है? कांस्टेंट है। एंड रेट ऑफ चेंज किसके साथ? तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ चेंज हो रहा है ना वो। तो आप बोलोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कांस्टेंट। तो कांस्टेंट है तो उसको आपने क्या बोला? इक्वल्स टू के बोल दिया। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है उसको आपने क्या बोल दिया? के इक्वल। मतलब जो कांस्टेंट था उसको आपने कर लिया सपोज कि भाई वो क्या होगा? के होगा। तो आपने बोला ds बाय डी टी इक्वल्स टू के। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो गया? के इक्वल हो गया। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। अब क्या आप जानते हो कि सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर क्या होता है? तो आप बोलोगे 100% जानते हैं सर, कोई दिक्कत की बात नहीं इसमें। तो आप बोलोगे सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर
तो वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। कक्षा 10वीं यानी कि क्लास 10th में आपने जरूर पढ़ा होगा मेंसुरेशन में, स्फीयर वगैरह का, है ना, पढ़ते हैं, 9th में भी पढ़ा होगा, 8th में भी पढ़ा था क्या, हाँ 8th में भी हो सकता है पढ़ा होगी। तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है भाई सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो यहां पर आपने क्या बोला कि अगर सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर है, उसका आप चेंज कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो कितना आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो आपने बोला कि ds बाई dt कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा d ऑफ s की जगह रख दो 4 पाई आर स्क्वायर बाई dt। अब यहां पर देखने और समझने वाली बात यह है कि 4 और पाई तो कांस्टेंट है, क्या रेडियस भी कांस्टेंट है? तो आप बोलोगे अगर कैसी बात कर दी, जब बैलून को आप फुला रहे हो तो भाई वो बढ़ता जा रहा है ना, उसका साइज बड़ा होता जा रहा है, तो रेडियस जो है वो कांस्टेंट कहां से बचेगा, वो तो चेंज हो रहा है, लगातार चेंज हो रहा है। तो रेडियस कांस्टेंट नहीं है, तो उसका आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बट विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप रेडियस का डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, मतलब एक बार कर लोगे, बट आपके पास एक टर्म, एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ रेडियस, मतलब कि dr बाय dt बचा रहेगा। तो आप कैसे करोगे, तो आप यहां पर बोलोगे 4 पाई तो बाहर आ गया, आर स्क्वायर का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन नॉर्मली आप करते हो तो 2r आएगा, तो 2r आ जाएगा इनटू, अब यहां पर आप आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हो, तो dr बाय dt बचा रहेगा वहां पर, यानी कि कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है आपका 8 पाई आर dr बाय dt, 8 पाई आर dr बाय dt। इसको आपने बोला इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 में ds बाय dt इक्वल टू k आ रहा है, इक्वेशन 2 में ds बाय dt की वैल्यू आ रही है 8 पाई आर dr बाय dt। तो हम इन दोनों को क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं। तो हम बोलते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से आप क्या बोलोगे, इक्वेशन 1 है ds बाय dt इक्वल टू k, और इक्वेशन 2 में ds बाय dt 8 पाई आर dr बाय dt के इक्वल। तो आप बोल सकते हो 8 पाई आर dr बाय dt जो होगा वो ds बाय dt के इक्वल है, तो वो k के भी इक्वल हो जाएगा। तो आप बोलोगे 8 पाई आर dr बाय dt इक्वल्स टू k। अभी क्या कर रहे हो आप, तो आप अभी डिफरेंशियल इक्वेशन एक फॉर्म कर रहे हो, ठीक है। तो यहां पर आप बोल सकते हो 8 पाई आर dr, वेरिएबल सेपरेट कर लो भाई, इक्वल्स टू k dt। ये एक dr बाय dt के टर्म्स में एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। यहां पर आपने बोला 8 पाई आर dr इक्वल्स टू k dt। अब आप क्या बोलते हो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। तो यहां पर तो r है, r का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dr हो जाएगा, यहां पर k कांस्टेंट है, तो dt का अकेले का इंटीग्रेशन आप कर सकते हो। तो आप यहां पर क्या बोलोगे, आएगा 8 पाई आर dr इक्वल्स टू k dt। अब r का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो वो होता है r स्क्वायर बाय 2, तो ये हो जाएगा 8 पाई इंटू आर स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू के टी प्लस सी। बिकॉज इंडेफिनेट इंटीग्रल है तो एक कांस्टेंट तो आएगा ही आएगा। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। 8 पाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो, तो यहां पर आप बोलोगे कितना, 4 पाई आर, ठीक है। तो 4 पाई आर स्क्वायर, इसको वापस से लिखते हैं, इक्वेशन नंबर 3 इसको नहीं बोलते, इसको बोलते हैं 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू के टी प्लस सी। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब क्वेश्चन में क्या क्या बोला था एक और बार देखते हैं। हमको बोला था कि सरफेस एरिया ऑफ अ बलून जो है वो चेंज करता है कांस्टेंट रेट से। तो मैंने बोला भाई ds बाय dt का टर्म मिल गया, यहां पर आपको मतलब यहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का पूरा पूरा चांस आपको दिख रहा है। तो आपने बोला कांस्टेंट रेट से चेंज करता है, तो ds बाय dt को आपने k बोल दिया, एक कांस्टेंट कोई भी। उसके बाद आप जानते हो कि सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो आपने 4 पाई आर स्क्वायर लिख दिया s की जगह। तो आपके पास एक इक्वेशन आई कौन सी, 8 पाई आर dr इक्वल टू k dt। आपने दोनों साइड इंटीग्रेट कर लिया क्योंकि वेरिएबल सेपरेट हो चुके थे, तो आपके फाइनल इक्वेशन आई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू के टी प्लस सी। बट इसे करना क्या है, तो यहां पर बोला गया इफ इनिशियली इट्स रेडियस, शुरुआत में उसका जो रेडियस इज 3 यूनिट्स एंड आफ्टर 2 सेकंड इट इज 5 यूनिट्स,
मतलब शुरुआत में उसका रेडियस 3 यूनिट्स था और 2 सेकंड के बाद वो क्या हो गया, 5 यूनिट्स हो गया। तो आप बोलोगे फाइंड द रेडियस आफ्टर t सेकंड्स। t सेकंड्स के बाद आपको क्या करना है, रेडियस को फाइंड करना है, ठीक है। तो आपने बोला ठीक है भाई ये कर लेते हैं, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है यहां पर। तो फाइंड द रेडियस आफ्टर t सेकंड्स, बट यहां पर जब इक्वेशन में आप आओगे तो आपके पास एक k और एक c, k और c का कॉम्बिनेशन की हो गया था वो तो यहां पर एक k और एक c जो है वो मिलेंगे और वो दोनों कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट है, और इससे अगर ये रहेंगे हमारे पास तो हम कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू आपको बता नहीं पाओगे। तो भाई यहां पर एक बात है ना कि उनने बोला है कि k और c को हटाना है ना, आपके पास हम वैल्यूज दे रहे हैं, हमें बोला गया इफ इनिशियली मतलब क्या, टाइम कितना होगा 0। शुरुआत में जब भाई स्टार्ट हुआ ही नहीं है पूरा रीडिंग का, मतलब हम जो भी चीज पढ़ रहे हैं उसका स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो भाई टाइम को आप क्या लेते हो, 0 लेते हो। इसके बाद इट्स रेडियस इज 3 यूनिट्स, तो r3 है जब t 0 है, तो आप बोलोगे व्हेन t इक्वल टू 0 r इज 3। तो इस इक्वेशन में r की वैल्यू 3 और t की वैल्यू 0 पुट करता हूं, ठीक है। तो मैं पुटिंग इन इक्वेशन 3 बोलता हूं। तो यहां पर हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई इंटू 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू के टी प्लस सी। तो k इंटू टी कितना है भाई आपका 0 प्लस c, तो c की वैल्यू आ जाएगी 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 इंटू 4 हो जाएगा 36 पाई। इसको बोलो इक्वेशन 4। नाउ अब आप बोलोगे जब टाइम 2 सेकेंड्स है, ठीक है, टाइम के साथ साथ ही चेंज दिखाया ना, इसलिए तो अपन ने dr बाई dt भी लिया था। तो जब टाइम 2 सेकेंड्स है तो रेडियस 5 यूनिट हो जाता है। बढ़िया है भाई। तो आप बोलते हो जब टाइम 2 सेकेंड्स है, when t equals to 2 r equals to 5, तो आप बोलते हो अगेन पुटिंग इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में इसको रखते हैं। तो अब क्या हो जाएगा t2 और r5, तो यहां पर रख दो भाई इक्वेशन 3 कहां है अपनी, 4 पाई r स्क्वायर इक्वल्स टू kt प्लस t में r की जगह 5, तो 4 पाई इंटू 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू kt, मतलब t की जगह कितना आएगा, t की जगह 2 प्लस c की जगह, c कितना है यहां पर भाई, c की वैल्यू तो आप निकाल चुके हो ना, c आ रहा 36 पाई, तो उसकी वैल्यू भी रख दो। 5 का स्क्वायर हो गया 25, 25 इंटू 4 हो गया 100, 100 माइनस 36 पाई इक्वल्स टू 2k। तो भाई यहां पर 100 माइनस 36 होता है 64, तो ये हो जाएगा 64 पाई इक्वल्स टू 2k, k की वैल्यू आ जाएगी 32 पाई। तो आपका c आ रहा है 36 पाई एंड k आ रहा है 32 पाई। तो इक्वेशन 3 जो है वो किस तरीके की दिखेगी आपको, तो आप बोलोगे इक्वेशन 3 नाउ बिकम्स भाई k की जगह 32 पाई रखना है और c की जगह 36 पाई रखना है, तो हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर इक्वल्स टू 32 पाई t प्लस 36 पाई। kt प्लस c था तो k की जगह 32 पाई रख दिया और c की जगह 36 पाई रख दिया। अब आपको r की वैल्यू चाहिए ना, आपको वैल्यू किसकी चाहिए है भाई, इफ इनिशियली इट्स रेडियस is 3 units and after 2 seconds it is 5 units, find the radius after t second। तो आपको बोला गया है भाई रेडियस निकालो t सेकंड्स के बाद, तो यहां पर वैल्यू आपको r की चाहिए, तो r की वैल्यू निकाल लो। पहले पूरी इक्वेशन को 4 पाई से डिवाइड करते हैं, तो r स्क्वायर की वैल्यू आती है 32 पाई अपॉन 4 पाई t प्लस 36 पाई अपॉन 4 पाई। पाई से पाई 4 9 36, पाई से पाई 4 8 32। r स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 8t प्लस 9, या r की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ओवर 8t प्लस 9। ये है आपका फाइनल आंसर। तो क्लियर है। अब कभी भी r निकालना है आपको, तो आपको k क्या है, c क्या है, इसके वैल्यू पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टाइम पुट करते जाओ, यहां पर अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग रेडियस आपको मिलता जाएगा। खुद देख लो, जब t 0 था तो r क्या हो जाएगा 0 प्लस रूट 9 मतलब कि 3। जब t की तरह 2 था तो r 5 था, तो 8 2 16 प्लस 9 25, 25 का रूट कितना हो जाएगा 5। मतलब अब किसी भी टाइम पर आप r की वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हो यहां से। तो
तो आपको ये समझ में आ गया कि आर और टी में कैसा रिलेशन है, और ये कैसे आया आपको समझ में, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज करके। तो क्या क्या किया एक बार शुरुआत से हम देखते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में आपको बोला गया था कि भाई सरफेस एरिया जो है बलून का वो इंक्रीज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपने बोला कि भाई, और वो कांस्टेंट है, एट अ कांस्टेंट रेट इंक्रीज कर रहा है। तो आपने बोला ds बाय dt जो है वो कांस्टेंट है, तो उसको आपने k से इक्वेट किया। देन s की वैल्यू डाली 4πr², उसको डिफरेंशिएट किया, एक इक्वेशन मिली आपको 8πr dr इक्वल टू k dt। वेरिएबल सेपरेट हो चुके थे, तो हमने बोला ठीक है, अगर वेरिएबल सेपरेट है तो इंटीग्रेट कर दो, dr और dt को हटाओ। तो यहां पर इंटीग्रेट किया तो हमें भाई दो कांस्टेंट मिल गए यार, k और c, और इक्वेशन आई 4πr² इक्वल टू kt प्लस c। लेकिन इन कांस्टेंट की वैल्यूज निकालने के लिए भी हमको वैल्यूज दी हुई हैं कि जब टाइम 0 है तो r3 है, उसको पुट किया तो c की वैल्यू 36π आई, और जब टाइम 2 है तो r5 है, ऐसी था ना, हाँ, इनको पुट किया और 36π को भी पुट किया c की जगह, तो k की वैल्यू 32π आई। इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया तो इक्वेशन 3 क्या बन गई, 4πr² इक्वल 32πt प्लस 36π। r की वैल्यू निकालनी थी तो यहां से निकाल ली, वो आई √8t प्लस 9। क्लियर है? तो आपको सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से करने हैं। यहां पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, जन उनका एक सॉल्यूशन निकालना है, एंड फिर वैल्यूज वगैरह अगर पुट करके देखनी तो देख लो। ठीक है, सारे क्वेश्चन ऐसे करने हैं, रिलेशन आपको वो खुद देकर रखेंगे क्वेश्चन में, तो उसको बस पढ़ना और समझना अच्छे से आना चाहिए। और वो कैसे आएगा आप जानते हो क्या? बिल्कुल जानते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा। तो प्रैक्टिस ही आपको करते रहना है हर क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, काफी बड़ा सा क्वेश्चन है, और यहां पर देखो क्या क्या दिया हुआ है यार, log 2 की वैल्यू, e की पावर 0.5 की वैल्यू। और अच्छी बात है ना, ये क्वेश्चन में मेंशन रहना चाहिए, वरना जबरदस्ती फिर log टेबल मंगवाओ, फिर देखो भाई log की वैल्यू क्या आ रही है, और आधे ज्यादा लोगों को तो आता भी नहीं है। मैं भी हर बार भूल जाता था log का टेबल कैसे देखना है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे देखना, बार बार भूल जाते थे भाई उस टाइम पर। अच्छी बात है ना, वैल्यू दे दो ना यार, कॉन्सेप्ट चेक कर रहे हो तो हम बता ही रहे हैं आपको, पर नहीं, कई बार नहीं देते हैं, आना तो चाहिए देखना। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इट इज नोन दैट if the interest is compounded continuously, the principal changes at the rate equal to the product of rate of bank interest per annum and the principal। मतलब कि क्या बोल रहा है कि भाई अगर इंटरेस्ट लगातार कंटिन्यूसली आपको कैलकुलेट किया जाता है तो प्रिंसिपल जो है वो क्या चेंज होता है, तो वो चेंज होता है द रेट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, मतलब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल है वो क्या होगा, तो वो इक्वल है प्रोडक्ट के, किसके किसके प्रोडक्ट के, तो वो इक्वल है भाई बैंक इंटरेस्ट पर एनम एंड प्रिंसिपल के प्रोडक्ट के। रेट ऑफ बैंक इंटरेस्ट पर एनम एंड प्रिंसिपल के प्रोडक्ट के इक्वल है क्या चीज, आपका प्रिंसिपल का चेंज होने का रेट, द प्रिंसिपल चेंजेस एट द रेट इक्वल टू। तो आप बोलते हो इफ P इज द प्रिंसिपल and R is the rate, T is the time, तो आपसे बोला गया है रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब dp बाय dt जो है, रेट ऑफ चेंज जो है वो क्या है, वो प्रोडक्ट के इक्वल है, किसके प्रोडक्ट के, इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ रेट ऑफ बैंक इंटरेस्ट पर एनम। तो भाई जो रेट होता है वो R% दिया होता है आपको, ठीक है, तो R% इनटू रेट ऑफ बैंक इंटरेस्ट पर एनम एंड द प्रिंसिपल, तो R% इनटू P के इक्वल, परसेंटेज को चेंज करो तो dp बाय dt जो है वो R इंटू P बाय 100 के इक्वल है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल्स टू RP बाय 100। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन बन गई है। अब सारी चीजें जो सॉल्व करनी है आपको वो इस इक्वेशन को देखते हुए ही सॉल्व करनी है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली एट 5% पर एनम, मतलब रेट की वैल्यू आपको दी हुई है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल ₹100 डबल इटसेल्फ, इन हाउ मेनी ईयर्स विल ₹100 डबल इटसेल्फ। तो सबसे पहले तो भाई आप क्या करते हो, आप यहां पर वेरिएबल सेपरेट करते हो और यहां पर आप क्या करते हो, एक जनरल इक्वेशन फॉर्म करते हो, ठीक। तो dp बाय dt इक्वल टू R इंटू P बाय 100 है, तो यहां आप लिखोगे dp बाय dt इक्वल्स टू RP बाय 100, dp के अपॉन में P ले आओ, यहां पर लिख दो R dt बाय 100। अब रेट तो कांस्टेंट रहता है भाई,
एक बार जो शुरुआत में फिक्स कर दिया आपने रेट, हर बार वही चलेगा, वो वेरी नहीं होगा, तो रेट यहां पे कांस्टेंट है। ठीक है, अब आप क्या बोलते हो, वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं क्या? हाँ हो चुके हैं भाई, P वाला DP के पास है और DT यहां पर कांस्टेंट के साथ है, तो इंटीग्रेट तो हो जाएगा ना, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप बोलते हो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट करते हो तो DP बाय P इक्वल्स टू R बाय 100 इंटीग्रेशन ऑफ DT। तो DP बाय P का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log P हो जाएगा, सबको पता है, तो आप बोलते हो log P इक्वल्स टू यहां पर क्या हो जाएगा? RT बाय 100, RT बाय 100। ठीक है, तो यहां पर ये आ गया log P इक्वल्स टू RT बाय 100। इसको आप बोलोगे इक्वेशन नंबर 2। और क्या दिया हुआ? RT बाय 100, और यहां पर एक C भी तो आएगा भाई, प्लस C, इसको बोलोगे इक्वेशन नंबर 2। अब ये C जो है यार ये दिक्कत करेगा, तो C को क्यों ना हटा ही देना, पहले आ गया है आर्बिट्री कांस्टेंट एक आ गया है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत करेगा। तो हम क्या बोलते हैं यहां पर, हम यहां पर बोलते हैं भाई जब टाइम 0 है, ठीक है, जब टाइम 0 होगा, ठीक है, तब P कितना होगा? तो मैं बोलता हूं वो इनिशियल प्रिंसिपल के इक्वल होगा, है ना। तो मैं बोलता हूं व्हेन टाइम T इक्वल्स टू 0, तो P कितना हो जाएगा? मैं बोलता हूं इनिशियल प्रिंसिपल, उसको मैं बोलता हूं P नॉट, वेयर P नॉट इज द इनिशियल प्रिंसिपल। मतलब अभी टाइम जो है वो चालू हुआ नहीं है कैलकुलेट करना, तो भाई जितना पैसा आपने दिया है वो जो प्रिंसिपल है आपका P नॉट, वो उतना ही रहेगा, प्रिंसिपल आपका P नॉट ही रहेगा। फिर टाइम बढ़ता जाएगा तो प्रिंसिपल बढ़ता जाएगा, वो बात अलग है। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या बोला? व्हेन टाइम T इक्वल्स टू 0, P इक्वल्स टू P नॉट। इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट करूंगा तो log P की वैल्यू आएगी log P नॉट, P की जगह P नॉट पुट करना है आपको, क्योंकि आपने बोला है भाई P नॉट है और टाइम T कितना है? 0 है, तो ये तो पूरा 0 हो गया, और यहां पर C के इक्वल आ जाएगा ये। तो C जो है वो एक्चुअल में क्या हो गया? log P नॉट के इक्वल हो गया। इसको इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूं मैं, ठीक है। तो आप बोलते हो log P इक्वल्स टू RT बाय 100 प्लस C है, C की जगह आपकी वैल्यू क्या आ रही है? log P नॉट, तो वो रख दो। तो log P इक्वल्स टू RT बाय 100 प्लस log P नॉट। log वालों को एक तरफ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा log P माइनस log P नॉट इक्वल्स टू RT बाय 100। log A माइनस log B की आइडेंटिटी क्या होती है? तो वो होती है log A बाय B। पुट कर दो यहां पर, तो हो जाएगा log P बाय P नॉट इक्वल्स टू RT बाय 100। log P बाय P नॉट इक्वल्स टू RT बाय 100। क्लियर है? तो अब इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3 भी हो चुकी है क्या? नहीं 2 ही है, तो 3 बोल देते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 3। अच्छे क्वेश्चन है भाई, थोड़ा मतलब अच्छे क्या है, यहां पर करना क्या है वो आपको पता है, लेकिन हाँ भाई करना पड़ेगा, उतना सारा करना पड़ेगा तभी तो आंसर आएगा, ना ऐसे थोड़ी मिल जाएंगे नंबर। तो आपको क्या बोल रहे हैं, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। मतलब अभी तक भी क्वेश्चन पर ही थे, लेकिन अभी हम क्या कर रहे थे, अपनी एक जनरल इक्वेशन फॉर्म कर रहे थे जिससे हम इक्वेशन को सॉल्व कर पाए। तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली एट 5% पर एनम, मतलब आर आपको दिया हुआ है 5% पर एनम, इन हाउ मेनी ईयर्स विल ₹100 डबल इटसेल्फ। 100 डबल होकर कितना बनाएगा भाई? तो 200 बनाएगा। निकालना है क्या है आपको? तो टाइम निकालना है, ठीक है। तो आप यहां पर बोलोगे फर्स्ट क्वेश्चन में P नॉट कितना है, इनिशियली कितने रुपए दिए आपको, क्या बोला है वहां पर? इन हाउ मेनी ईयर्स विल ₹100, ये इनिशियल है ना अपना, 100 रुपीज दिए हैं, और हम बोल रहे हैं कि कितने सालों बाद ये डबल होगा, तो 100 रुपीज आपको दिए हैं, तो P नॉट आपका 100 है। P कितना है? तो अपन से पूछ रहे हैं कि जब P 200 हो जाएगा, मतलब 100 का डबल, तब टाइम क्या होगा? मतलब P दिया हुआ है ना, विल डबल इटसेल्फ बोल रहा है, मतलब P दिया है आपको, P कितना है? 200। R दिया हुआ है 5%, जो चीज नहीं दी है वो है टाइम, तो वो हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहां पर आप बोलते हो log P बाय P नॉट, मतलब log 200 बाय 100
इक्वल्स टू 5t/100, तो ये आ गया log 2 इक्वल्स टू t/20। log 2 की वैल्यू क्या आ रही है? t/20। ठीक है, अब यहां पर log 2 की वैल्यू दी हुई है क्या? हाँ भाई बिल्कुल दी हुई है, 0.6931। तो यहां पर आप बोलोगे t कितना हो जाएगा, तो t हो जाएगा 0.6931 इंटू 20। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई 6931 इंटू 20, तो 6931 ये हो जाएगा 13862 13862 ये नहीं 1.3 कुछ तो भी हो रहा है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.6931 इंटू 20 करोगे ना तो यह आ जाएगा 1.3862 ईयर्स। तो इतने सालों के बाद आपका जो प्रिंसिपल है वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा डबल। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा 1.3862 ईयर्स के बाद। क्लियर है? तो अब ये फर्स्ट वाले का आंसर तो आ गया, लेकिन यार एक मिनट, वो 13 पॉइंट थोड़ी आना चाहिए, सॉरी 1 पॉइंट थोड़ी आना चाहिए, 13 पॉइंट आना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर देखो 20 के 10 से पहले मल्टीप्लाई कर दूंगा 6.931 आ जाएगा ना, ये सही है। तो फिर 6.931 को मैं 2 से करूंगा ना। यार क्या गलती कर दी मैंने जबरदस्ती, तो ये 13 पॉइंट, यहां पर 3 डिजिट के बाद पॉइंट, 13.862 ईयर्स आएगा ये। ठीक है, तो फर्स्ट वाला पार्ट हो चुका है अपना। सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं। तो अपन ने जो मेन मेहनत करनी थी ना वो कर ली है, फर्स्ट वाले पार्ट के पहले ही कर ली अपन ने, जो इक्वेशन बनानी थी वो। अब हम आते हैं भाई सेकंड वाले पार्ट में। यहां पर बोल रहा है एट व्हाट इंटरेस्ट रेट, अब यहां पर पूछ रहा है इंटरेस्ट रेट कितना है भाई, आर की वैल्यू निकालनी है। विल ₹100 डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर्स, मतलब आपको यहां पर टाइम दिया हुआ है 10 ईयर्स। इक्वेशन कहां है अपनी यार? इक्वेशन है ये थर्ड इक्वेशन। ठीक है, टाइम दिया हुआ है 10 ईयर्स, आपको दिया हुआ है कि 100 रुपए अपने आप को डबल कर लेता है 10 ईयर्स में, तो आर कितना होगा? तो यहां पर आप बोलोगे 100 रुपए अपने आप को डबल कर रहा है, मतलब P नॉट इज 100 एंड P इज 200। तो अगेन आप लिखते हो यहां पर सेकेंड पार्ट के लिए P नॉट इज 100 एंड ये 100 रुपए जो है अपने आप को डबल कर लेता है, 200 कर लेता है इन टाइम 10 ईयर्स। तो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे कितना लिया जा रहा होगा? ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। ठीक है, तो अपन बोलते हैं पुटिंग इन इक्वेशन 3 और आर की वैल्यू निकालते हैं। तो कितना हो जाएगा यहां पर भाई? इक्वेशन 3 में पुट करोगे आप तो log p बाय पी नॉट इक्वल टू आर टी बाय 100, log p बाय पी नॉट इक्वल्स टू आर टी बाय 100। तो p बाय पी नॉट तो log 2 हो जाएगा, तो 0.6931 लिख देता हूं यहां पर तो शांति से, इक्वल्स टू r इंटू 10 बाय 100। तो r की वैल्यू आ गई 6.931%। बड़े आराम से हो गया भाई ये। एक बार अगर आपने इक्वेशन निकाल ली उसको, उसके बाद तो सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, आंसर अपने आप आना है। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या बोला था भाई कि 100 रुपीज अपने आपको डबल करते हो। डबल करता मतलब आपको पता है कि 200 हो जाता है जब टाइम 10 होता है, और आर आपको निकालना है। पहले क्वेश्चन में आपने टाइम निकाला, दूसरे क्वेश्चन में आपने आर निकाला, तीसरे में क्या लगता है क्या पूछेंगे? मुझे लगता है प्रिंसिपल पूछेंगे, देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है हाउ मच विल ₹1000 वर्थ एट, ये देखा बोला था ना मैं, जीत गया मैं। तो क्या बोल रहा है 1000 रुपीज अगर आपने इनिशियली लगाया 5% इंटरेस्ट से, तो 10 ईयर्स में वो कितने रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगा? ठीक है, तो आपको P निकालना है। यहां पर P नॉट दिया है आपको, आप बोलते हो थर्ड पार्ट में P नॉट दिया है ₹1000, R दिया है 5%, टाइम T दिया है कितना मुझे भी नहीं पता, 10 ईयर्स। तो भाई 1000 रुपीज 10 साल बाद कितना बन जाएगा? तो आपको P निकालना है। P कितना है तो आपको निकालना है, वो क्वेश्चन मार्क है। आप यहां पर बोलते हो log P बाय P नॉट इक्वल्स टू आर टी बाय 100। सारी वैल्यूज पुट करते हैं भाई यहां पर। तो log P बाय P नॉट मतलब log P हमें पता नहीं है, 1000 हम नीचे लिख देते हैं, इक्वल्स टू R कितना है 5 इंटू 10 अपॉन 100, ये कैंसल। अब देखो
कुछ दिया हुआ है यहां पर e की पावर 0.5 इक्वल टू 1.648 दिया हुआ है, मतलब उसको यूज करना है। अब यहां पर लॉग का बेस e है ना, इसको वहां पर भेज दो, 5/10 0.5 होगा, तो आप यहां पर बोलोगे p/1000 इक्वल्स टू e टू द पावर 0.5, ये e वहां पर जाएगा तो 0.5 को अपनी पावर में उठा लेगा, तो लॉग p अपॉन 1000 क्या हो गया, e की पावर 0.5, जिसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 1.648, तो यहां पर पुट कर देता हूं, तो p/1000 इक्वल्स टू 1.648, p की वैल्यू आ जाएगी 1648 रुपीज, 1648। तो यह है आपका फाइनल आंसर भाई, ठीक है। शुरुआत से देखते हैं कि क्या क्या किया आपने इस क्वेश्चन में और क्या क्या आंसर्स आए आपके। log p नॉट इक्वल टू c, यही था क्या क्वेश्चन? नहीं, ये नहीं था। चलो देखते हैं, ये था। तो अब यहां पर क्या क्या बोला गया है, शुरुआत से देखते हैं। तो यहां पर आपको बोला था इट इज नोन दैट, हाँ वही था, log p नॉट इक्वल टू c था, सही है। इट इज नोन दैट इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली द प्रिंसिपल चेंजेस एट द रेट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रेट ऑफ बैंक इंटरेस्ट पर एनम एंड द प्रिंसिपल। मतलब कि अगर आपका जो रेट है, रेट आर है कुछ, ठीक है, प्रिंसिपल जो होगा आपका, अगर वो कंटिन्यूसली आप उसको कंपाउंड कर रहे हो, मतलब उसको कैलकुलेट कर रहे हो कंपाउंडेड कंटिन्यूसली, तो जो प्रिंसिपल होगा वो कैसे चेंज हो रहा है, तो रेट आर और टाइम टी के प्रोडक्ट के बराबर वो चेंज हो रहा है। उसका जो रेट ऑफ चेंज है, किसका, प्रिंसिपल का रेट ऑफ चेंज, मतलब dp/dt जो है वो रेट और टाइम के प्रोडक्ट के बराबर है। अब रेट यहां पर परसेंटेज में होता है ना, r%, तो उसको आपने बोला क्या कि dp/dt जो है वो r% इंटू p के इक्वल है, तो dp/dt आ गया rp/100। अब rp/100 आपके पास था, तो आपने बोला कि भाई क्या करते हैं, p को dp के पास ले आते हैं, बाकी को dt को वहां पर भेजते, दोनों से इंटीग्रेट करते हैं, तो log p आपके पास rt/100 प्लस c आता है। अब यहां पर एक कांस्टेंट c आ रहा है, वो हमें जमता नहीं, उसको हटाना है और एक इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो हमने बोला ठीक है, तो उसको हटाएंगे। तो हम क्या बोलते हैं, जब टाइम t कितना होगा, 0 रहा होगा, तो आपका प्रिंसिपल भी जो आपका इनिशियल प्रिंसिपल है उसके इक्वल ही रहा होगा। अभी तो कैलकुलेट होना चालू ही नहीं होगा वो, जब तक टाइम नहीं बढ़ेगा तब तक पैसा नहीं बढ़ेगा। तो आपने बोला ठीक है, अगर इनिशियल प्रिंसिपल आपका पी नॉट है, तो शुरुआत में जब टाइम t 0 हो रहा था तो प्रिंसिपल p नॉट हो रहा था, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, log ऑफ p नॉट के इक्वल, क्योंकि rt/100 0 हो गया, p की जगह p नॉट आ गया। c को यहां पर पुट कर दिया, तो मेरी जो इक्वेशन फॉर्म हुई वो कितनी हुई, वो हुई भाई log p इक्वल टू rt प्लस log p नॉट, rt/100 प्लस log p नॉट। p को एक साइड कर लिया, log p माइनस log p नॉट हो गया, log p/p नॉट इक्वल टू rt/100। ये मेरी मेन इक्वेशन है। अब कुछ भी लाकर दे दो भाई, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे, ऐसा हमने बोला। तो अब यहां पर उन्होंने बोला कि भाई अगर आपका p नॉट 100 है, तो और r जो है 5% है, 5% पर एनम, तो कितने सालों में, कितने टाइम में ये मनी डबल हो जाएगी। डबल हो जाएगी मतलब कि p कितना हो जाएगा, 200, डबल होकर 200 हो जाएगा। नहीं, सॉल्व किया आपने सारी वैल्यूज रखकर, फाइनल आंसर आया 13.862 ईयर्स। इसके बाद आपसे बोला कि अगर आपका p नॉट 100 है सॉरी, और 10 साल में डबल हो रहा है, मतलब इनिशियल जो प्रिंसिपल है वो 100 है, 10 साल में डबल हो रहा है, तो रेट कितना लिया होगा आपने। तो आपने बोला ठीक है, अब आर नहीं दिया है, बाकी सारी चीजें दी है, सारी वैल्यूज रखी, आर की वैल्यू 6.931% आ गई। इसके बाद आपको बोला गया कि अगर आपका इनिशियल प्रिंसिपल 1000 है, रेट जो है वो 5% है, टाइम है 10 ईयर्स, तो फाइनल प्रिंसिपल आपका 10 साल बाद आपको कितना हो जाएगा। तो आपने बोला ठीक है, पी की वैल्यू निकालनी है, तो सारी वैल्यूज पुट करी, ई की पावर 0.5 की वैल्यू भी गिवन थी, सारी वैल्यूज रखी वहां पर, पी की वैल्यू आई ₹1648। तो क्लियर है क्वेश्चन, अच्छा खासा क्वेश्चन है भाई ये, इसको करते हैं क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई। तो ये बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है भाई। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आपने पढ़ा होगा ना, फिजिक्स केमिस्ट्री में, दोनों में ही पढ़ा होगा शायद, ठीक है। तो ये उसी पर बेस्ड है। द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग स्टेट्स दैट द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी चेंजेस एट अ रेट which is proportional to the difference in temperature between that of the surrounding medium and that of the body itself। ठीक है, तो यहां पर क्या बोल रहा है कि द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या बोलता है कि स्टेट्स दैट द टेम्परेचर ऑफ बॉडी चेंजेस एट अ रेट, टेम्परेचर जो होता है उसका रेट ऑफ चेंज जो बोल रहा है, मतलब कि अगर बोलता है द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज टी, टेम्प ऑफ द बॉडी इज टी,
अगर बॉडी का टेम्परेचर T है तो इसका जो रेट ऑफ चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, तो मैं यहां पर बोलता हूं ये है प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल भाई, तो ये प्रोपोर्शनल है किसके, आपके टेम्परेचर के, जो बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है उनके डिफरेंस के बराबर, ठीक है, उसके प्रोपोर्शनल बोला है यहां पर, तो मैं इसके प्रोपोर्शनल बोल देता हूं। ये किसके प्रोपोर्शनल होता है भाई, टेम्परेचर और सराउंडिंग के टेम्परेचर के डिफरेंस के, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बोलता हूं कि ये प्रोपोर्शनल है इसके, तो मैं क्या बोल सकता हूं, dt बाय dt कितना हो जाएगा, तो वो इक्वल टू हो जाएगा kT माइनस एस। अब अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, माइनस kT माइनस एस, और अगर इंक्रीज हो रहा है तो आप क्या बोल सकते हो, नॉर्मल kT माइनस एस। ऐसा कुछ होता है ना फिजिक्स में, मुझे ज्यादा पता नहीं भाई फिजिक्स का, लेकिन ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो यहां पर हमें यह पता होना चाहिए कि भाई dt बाय टी जो है, मतलब चेंज इन टेम्परेचर जो है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है kT माइनस एस के, जहां पर k क्या है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, मतलब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाते हैं ना हम जनरली फिजिक्स में, तो यहां पर जो k है वो क्या है, वो वही कांस्टेंट है जो कि प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाकर इक्वल टू में बदलने के लिए काम आता है, ठीक है। तो ये है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ये देखो क्या बोला था, द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग स्टेट्स दैट टेम्परेचर ऑफ बॉडी चेंजेस एट अ रेट, ये जो टेम्परेचर ऑफ बॉडी है ये कैसा चेंज हो रहा है, तो इसका जो रेट है which is proportional to the difference in temperature between that of the surrounding medium and that of the body itself, ठीक है। तो डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन सराउंडिंग मीडियम और बॉडी, तो मैंने T माइनस एस बोल दिया, ठीक है। अब जिसका भी ज्यादा हो उस हिसाब से आप साइन चेंज कर सकते हो यहां पे वैसे, और उसके प्रोपोर्शनल बोला है यहां पर, तो उसके प्रोपोर्शनल बोला है तो आपने क्या बोल दिया, dt बाय dt इज इक्वल टू kT माइनस एस। क्यों, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना तो आपको एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब क्या बोल रहा है, तो अब बोल रहा है द टेम्परेचर T ऑफ अ कूलिंग ऑब्जेक्ट ड्रॉप्स, क्या बोल रहा है, ड्रॉप्स एट अ रेट, ड्रॉप हो रहा है मतलब कि क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो मतलब कि यहां पर अब हमें पता है कि जो dt बाय dt होगा, मतलब चेंज इन टेम्परेचर होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि वो कम हो रहा है भाई, ठीक है, पहले कोई एक इनिशियल वैल्यू है उससे वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और ऑब्वियसली बात यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है तो किस केस में होता है, जब सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो। बात समझ में आ रही है ना, आप लोगों ने ये हीट ट्रांसफर पढ़ा होगा ना फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में, हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है, पता है ये बात। तो मतलब कि अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है और सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, तभी तो आपकी बॉडी ठंडी होनी स्टार्ट होगी, क्योंकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर कौन ले लेगा, सराउंडिंग। मतलब कि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो सराउंडिंग से ज्यादा है, तो आपकी बॉडी से हीट जो है वो सराउंडिंग में फ्लो हो रही है, और आपकी जो बॉडी है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे ठंडा होना स्टार्ट हो रही है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको यहां पर ध्यान में रखना है, वरना क्वेश्चन गलत हो सकता है। इसलिए बोलता हूं कि मैथ्स में भाई फिजिक्स केमिस्ट्री भी आ जा रहा है, और फिजिक्स केमिस्ट्री में मैथ्स तो होता ही होता है हर जगह, ठीक है। अब क्या यहां पर, अब ये बोल रहा है कि द टेम्परेचर T ऑफ अ कूलिंग ऑब्जेक्ट ड्रॉप्स एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस T माइनस एस, where S is constant temperature of surrounding medium if initially T is equals to 150 डिग्री सेल्सियस। तो दो पॉइंट यहां पर याद रखने, एक तो क्या बोला, S जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर है, और T की इनिशियल वैल्यू दी हुई है T 150 डिग्री सेल्सियस। तो इनिशियल वैल्यू मतलब जब टाइम कितना होगा आपका, जीरो। इनिशियल मतलब कि जो भाई हमारे पूरी स्टडी का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जहां पर हमने स्टार्ट किया अपनी स्टडी करना, तो वहां पर टाइम हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या बोला, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द कूलिंग ऑब्जेक्ट एट एनी टाइम T। तो भाई ये पूछ रहे हैं कि कूलिंग ऑब्जेक्ट जो है अपना, जो भी बॉडी कूल हो रही है, उसका जो टेम्परेचर है वो किसी भी टाइम T पर हम कैसे निकाल सकते हैं। तो एक जनरल सॉल्यूशन हमें उनको देना है कि भाई अगर किसी भी टाइम T की बात की जाए तो वो अपने कूलिंग ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कैसे उसमें फाइंड कर पाएंगे। क्लियर है ये बात, क्वेश्चन क्लियर है आपको। आपको दिया हुआ है कि जो टेम्परेचर ऑफ बॉडी है वो चेंज होता है, मतलब डिक्रीज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और सराउंडिंग का टेम्परेचर एक कांस्टेंट टेम्परेचर है, और आपका जो इनिशियल टेम्परेचर था बॉडी का वो था 150 डिग्री सेल्सियस। अब ऑब्वियस बात है आपकी बॉडी नहीं हो सकती 150 डिग्री सेल्सियस, भाई बिल्कुल नहीं हो सकती आपकी बॉडी। मैक्सिमम टेम्परेचर थर्मामीटर से मेजर कर सकते हैं, जो पता है वो आपको क्या होता है, 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। और ये जो है 108 के बाद फिर अपन लोग जो है अपनी बॉडी फिर उतना फिर सह नहीं पाती है,
एंड फिर अपना मतलब टाइम जो है वो खत्म होने वाला हो जाता है। 108 एक खतरे की घंटी भी है। 108 से याद आया यार, 108 जो नंबर है वो बहुत ही सेक्रेड नंबर है, और इस पे ना एक मैंने बहुत शानदार वीडियो बनाया हुआ है। अगर थोड़ा भी इंटरेस्ट हो ना आपको हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स में, तो जाकर वो वीडियो जरूर देखना यार, सिग्निफिकेंस ऑफ द नंबर 108। तो हमारे इंडिया की महानता का भी आपको पता चलेगा, तो एक बार उसको भी जरा से चेक कर लो यार। और हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स की एक बहुत अच्छी सीरीज है, उसके कुछ वीडियोस हैं जो आप देखिएगा, और आगे बहुत शानदार वीडियोस आने वाले हैं। तो मैथ्स में जरा भी इंटरेस्ट है ना आपको, तो बहुत शानदार वो वीडियोस लगेंगे, देखना जरूर उसको। ठीक यार, क्या बात है, मैं तो थोड़ा सा ब्रांड प्रमोशन भी कर दिया अपना, नहीं किया क्या? अच्छी बात है ना, करते ना चाहिए, खुद का प्रमोशन खुद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अब क्या, यहां पर क्वेश्चन पे आते हैं अपन, बहुत मजे ले रहे हो आप लोग आजकल, है ना। क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोल रहा है, इफ इनिशियली T इज इक्वल टू 150 डिग्री सेल्सियस, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द कूलिंग ऑब्जेक्ट एट एनी टाइम T। ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूं पहले कि लेट द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी बी T। ठीक है, T है उसका टेम्परेचर, और टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग बी एंड टेम्प ऑफ द सराउंडिंग बी S। मतलब सराउंडिंग के टेम्परेचर को अपन ने S बोल दिया, और अपना जो बॉडी का टेम्परेचर उसको T बोल दिया। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि dt बाई dt इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ T माइनस S, बिकॉज वो कूल डाउन हो रहा है, और हमें यहां पर पता है कि टेम्परेचर ऑफ बॉडी जो है वो सराउंडिंग से ज्यादा है, तभी तो वो कूल डाउन होगा, ऑब्वियस सी बात है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को मैं हटाऊंगा, तो एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करूंगा, तो उसको मैंने K बोल दिया, और ये मेरी इक्वेशन बन गई। तो फिजिक्स का काम यही तक था, वो खत्म हो चुका है। अब आपको मैथ्स का काम लगाना है भाई, मैथ्स का काम नहीं लगाना है, मैथ्स का को यूज करना है, मतलब। ठीक है, और यहां पर आपको क्या करना है, ये जो टेम्परेचर है ये dt है, इसके पास आपको T वाले ऑब्जेक्ट को लेकर आना है। तो आप बोलोगे सर S भी आ जाएगा उसके साथ, तो S तो कांस्टेंट है ना, फर्क क्या पड़ता है। T माइनस S को यहां नीचे लेकर आते हैं, और इस dt को इस K के पास ऊपर भेज देते हैं। K भी कांस्टेंट है, उसमें भी कोई टेंशन की बात नहीं है। तो इक्वेशन हमारी बन जाएगी dt अपॉन T माइनस S इक्वल्स टू माइनस K dt। अब क्या बोलोगे आप, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं हम, बढ़िया एकदम। ठीक है, दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे तो यहां पर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ T माइनस S। चलो पहले तो इंटीग्रेशन का साइन लगा दूं मैं, वरना आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ कहीं। तो यहां पर मैं बोलता हूं dt अपॉन T माइनस S इक्वल्स टू माइनस K dt। अब मैं क्या बोलता हूं, यहां पर मैंने सिर्फ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड बोला, दोनों साइड मैंने इंटीग्रेशन का साइन लगाया, ताकि आपको पता चल सके कि मैं इंटीग्रेट किसको कैसे कर रहा हूं। यहां पर dt अपॉन T माइनस S है, जहां पर T हमारा वेरिएबल एंड S जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो x माइनस a अगर डिनोमिनेटर में होता है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, शुभम यादव जल्दी बताएं कमेंट सेक्शन में, फटाक से एकदम 2 मिनट में टाइप कर दो कि x माइनस a है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा। टाइप कर दिया, चलो ठीक है, मैं जानता हूं आपको पता है यार, टेंशन मत लो, नहीं टाइप करोगे तो भी पता है मुझे, और रेखा जी आपको भी पता है ये बात। यार आप लोग ना बड़े फेवरेट से स्टूडेंट हो मेरे, इतने अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आप लोग ना, बिल्कुल दिल जीत लिया है आप लोग। तो मुझे लगता है कि फुल मार्क्स स्कोर करोगे ही, करना ही है अपन को ना, फुल मार्क्स के नीचे तो एक भी अपन को लाने नहीं, और लेकर आएंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, वो पार्टी करेंगे फिर बढ़िया सी। ठीक, तो यहां पर क्या बोल रहे हैं ये, dt अपॉन T माइनस S, तो S कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ T माइनस S इक्वल्स टू यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस KT। ये dt अलग है ना, छोटा वाला t टाइम का t है, और यहां पर टेम्परेचर का t है, तो माइनस KT प्लस C बोल देता हूं। अब क्या हुआ, यहां पर हमारी जो इक्वेशन मिली है उसमें एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट C है, तो अगर इसको निकालने का कोई हमारे पास प्रबंध व्यवस्था नहीं है तो हम उसको वहीं पर छोड़ देंगे और ये आंसर आ जाएगा। बट यहां पर हमें चीज दी हुई है, इफ इनिशियली T इज इक्वल टू 150 डिग्री सेल्सियस, यानी जब T 0 है, स्मॉल t मतलब टाइम 0 है, तो टेम्परेचर कितना हो रहा है, 150 डिग्री सेल्सियस। तो ये वैल्यू आपको दी हुई है, तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, C की वैल्यू,
तो आप क्या बोलते हो, एट t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 150, पुटिंग इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूं मैं, पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो यहां पर आएगा भाई log t माइनस एस की जगह log 150 माइनस एस इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस सी। तो माइनस के टी प्लस सी मतलब कि माइनस के इंटू टी टाइम क्या है, जीरो है, तो वहां पर वो जीरो हो जाएगा और सिर्फ सी बचेगा, माइनस के इंटू जीरो प्लस सी। तो सी की वैल्यू आ गई क्या, बिल्कुल आ गई, log 150 माइनस एस। अब ये मत बोलना कि एस के टर्म्स में आ रही है, एस इज अ कांस्टेंट टेम्परेचर जो कि गिवन है हमें, तो आ सकती है उसके टर्म्स में, कोई दिक्कत परेशानी की बात है नहीं यहां पर। तो सी की वैल्यू आ गई। अब इसको मैं बोलता हूं पुटिंग इन इक्वेशन 1 अगेन, ठीक है, इसको मैं बोलता हूं पुटिंग इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 मेरी कैसी थी भाई, log 150 नहीं, log t माइनस एस, वहां पर टेम्परेचर t था, इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस log 150 माइनस एस। सी की जगह आपने क्या रख दिया, यहां पर जो सी था उसकी जगह log 150 माइनस एस रख दिया। log वालों को एक साइड कर लेता हूं मैं, तो ये हो जाएगा log t माइनस एस माइनस log 150 माइनस एस इक्वल्स टू माइनस का के टी। अब आप क्या बोलोगे भाई, log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b, तो ये हो जाएगा log t माइनस एस अपॉन 150 माइनस एस इक्वल्स टू माइनस के टी। आप क्या करोगे, आप इस लॉग को वहां पर भेजते हैं, तो यहां से जो e है वो माइनस के टी को अपनी पावर में उठा लेता है, तो क्या हो जाता है, t माइनस एस अपॉन 150 माइनस एस इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस के टी। t माइनस एस अपॉन 150 माइनस एस इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस के टी। अब ये अगर e टू द पावर माइनस के टी आ गया आपका, तो आप यहां पर और क्या बोल सकते हो, तो आप बोल सकते हो t माइनस एस इक्वल्स टू 150 माइनस एस इंटू ई की पावर माइनस के टी। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब आपके पास अगर S जो है वो सराउंडिंग टेम्परेचर गिवन है, तो आप टेम्परेचर T को किसी भी टाइम पर कैलकुलेट कर सकते हो, बिकॉज K एंड S क्या है, कांस्टेंट है यहां पर। तो ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर है बात। तो क्या क्या किया इस क्वेश्चन में एक बार देखते हैं। सबसे पहले तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आपको पता होना चाहिए इसके लिए, और अगर वो पता नहीं भी होगा ना, वैसे तो पता होना चाहिए भाई, क्योंकि फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं हम और आगे हमें जेईई मेंस एंड एडवांस भी क्रैक करना है, तो ये सारी चीजें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ठीक, अब यहां पर आपको मैथ्स में कोई टेस्ट नहीं करेगा कि आपसे आता है कि नहीं, तो वहां पर जो कंडीशंस होंगी वो क्वेश्चन में मेंशन रहेंगी। ठीक है, बट भी अगर आपको पहले से उसका नॉलेज होगा तो उसको पुट करने में और उसको समझने में काफी आसानी होगी और क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक, तो यहां पर क्या बोल रहे हैं, द टेम्परेचर T of a cooling object drops at a rate proportional to the difference T minus S, where S is constant temperature of surrounding medium। तो यहां पर हमें पता था कि भाई S अगर कांस्टेंट, तो मैंने लेट क्यों बोला भाई, S तो दिया हुआ है, टेम्परेचर T भी दिया हुआ है, लेट क्यों बोला लेट हटा दो, मुझे लगा था कि मैं खुद रखने वाला हूं, खुद भी यही रखते हो, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो यहां पर क्या दिया हुआ है, द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज T एंड टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज S, B नहीं S इज, ये गिवन है हमें। ठीक है, तो अगर हमें चीजें गिवन है, हमें ये भी गिवन है कि भाई T माइनस एस मतलब इन दोनों को जो डिफरेंस होगा उसके प्रोपोर्शनल होगा क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। और यहां पर वो जो रेट ऑफ चेंज है वो नेगेटिव होगा, क्योंकि बॉडी जो है वो कूल डाउन हो रही है। तो ये सारी चीजें आपको फिजिक्स का जब नॉलेज होगा तभी आप लगा सकते हो ना अच्छे से, और ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं भाई बिल्कुल। तो यहां पर आपने बोला dt अपॉन dt मतलब चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन द टेम्परेचर एंड द सराउंडिंग, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड द सराउंडिंग। तो माइनस T माइनस एस के इक्वल हो गए, माइनस जो साइन है वो हमें ये शो कर रहा है कि ये डिक्रीज हो रहा है। इसके बाद आपने क्या लगाया कि भाई अगर प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाना है यहां पर, तो इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा। तो आपने इक्वल टू का साइन लगाया, T माइनस एस को टेम्परेचर वाले dt के पास लेके गए और इस टाइम वाले dt को ऊपर भेज दिया, तो माइनस के dt आ गया।
दोनों साइड इंटीग्रेट किया आपने, तो आपकी जो इक्वेशन आई वो आई log t माइनस एस इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। अब हमारे पास अगर और कोई चीजें और कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती तो यही हमारा आंसर होता, बिकॉज सी को निकालने की फिर और कोई व्यवस्था यहां पर नहीं होती हमारे पास। बट हमें यहां पर दिया हुआ है क्या कि जो टेम्परेचर है वो 150 डिग्री सेल्सियस है इनिशियली मतलब कि जब टाइम हमारा कितना होता है 0। तो यानी कि इस इक्वेशन में जब t की जगह 0 और इस t की जगह 150 पुट कर दूंगा तो c की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो मैंने सोचा यही कर लेते हैं, तो पुट किए इसको और c की वैल्यू आई log 150 माइनस एस। इसको अगेन हमारी वो फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया और फाइनल आंसर ही आया। हाँ, log a माइनस log b की आइडेंटिटी लगी, log a बाई b होती है तो पता ही है अब। ठीक है, तो ये आंसर है। क्लियर करते हैं अपन इसको। अच्छे क्वेश्चन है भाई, ये थोड़ा सा ध्यान देकर समझते हुए चलना है। ठीक, अब एप्लीकेशन ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर बेस्ड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं भाई? द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट। अब अगर आपने एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव्स किया है तो वहां पर आप जानते हो कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो होता है वो dy बाय dx होता है ना। डिफरेंशिएशन में हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी भी कर्व का जो टेंजेंट का स्लोप होता है वो dy बाय dx निकलता है। ठीक है, अगर ये बात आपको नहीं पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना मुझे यार ना। और एक चीज और है मेरे को थोड़ा सा, जब भी आप कमेंट पे लिखते हो ना शुभम भाई, आप भी कि इस क्वेश्चन में डाउट है, किसी भी चीज में डाउट है, तो वो क्वेश्चन मेंशन किया करो यार। ठीक है, तो यहां पर आप लोग ध्यान देना इस बात को कि अगर इस टॉपिक पर आपको डाउट है कि dy बाय dx जो है वो टेंजेंट क्यों होता है, तो बताना आप मुझे कमेंट सेक्शन पे कि हां सर dy बाय dx टेंजेंट क्यों होता है, इस पर डाउट है ना, ये टॉपिक लिखकर। तो फिर उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूं आपके लिए। ठीक, तो यहां पर आपसे बोला जा रहा है स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट इज ट्वाइस द ऑर्डिनेट एट दैट पॉइंट। ठीक है, ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? तो क्लास 8th या 9th में शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा एब्सिस्सा एंड ऑर्डिनेट। जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की शुरुआत करते हैं तो हम समझते हैं कि भाई एक x और एक y एक्सिस होता है। अब x एक्सिस पर आने वाले पॉइंट्स को हम एब्सिस्सा बोलते हैं एंड y एक्सिस पर आने वाले पॉइंट्स को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। वो जो ऑर्डर्ड पेयर होता है हमारा x, y का, उसमें x स्टैंड्स फॉर एब्सिस, x डज नॉट स्टैंड्स फॉर, x डिनोट्स एब्सिस्सा एंड y जो है वो डिनोट करता है किसको? ऑर्डिनेट को। ठीक है, तो यहां पर अब आपको बोल रहा है कि स्लोप जो है किसी भी कर्व का किसी भी पॉइंट पर वो उसके ऑर्डिनेट के ट्वाइस है। तो आप यहां पर बोलोगे वी नो दैट स्लोप ऑफ एनी कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ एनी कर्व is given by dy by dx equals to dy by dx बस। ठीक है, और यहां पर क्या दिया हुआ है कि जो dy by dx है ये उस ऑर्डिनेट के ट्वाइस है, मतलब कि here it is given that dy by dx is equals to twice the ordinate। ऑर्डिनेट के ट्वाइस होता है dy by dx। ठीक है, तो अब आप यहां पर बोलोगे कि अगर ऑर्डिनेट के ट्वाइस होता है dy by dx तो हम क्या कर सकते हो? dx को अलग ले लो, ऑर्डिनेट के, सॉरी 2y के ना, ऑर्डिनेट मतलब कि y कोऑर्डिनेट। यह बात आपको पता है कि ऑर्डिनेट जो होता है वो क्या होता है? किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होता है। अब क्या करते हो? तो 2y को यहां ले आते हो और dx को वहां भेज देते हो। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा यार, y को यहां पर लाते हैं, 2 को वहीं रहने दो, dy बाय y इक्वल्स टू 2dx। वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं। आगे क्या दिया हुआ ये भी पढ़ लेते हैं एक बार। द कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट 4,3। जो कर्व है वो 4,3 पॉइंट से पास हो रही है, यानी कि इस कर्व की इक्वेशन में अगर x की जगह 4 और y की जगह 3 रखोगे तो वो इस इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, डिटरमाइन इट्स इक्वेशन, तो इसकी इक्वेशन डिटरमाइन करने को बोला गया है। तो हम यहां पर सबसे पहले तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन जो बन रही है वो देखते हैं और उसके बाद उसको इंटीग्रेट करते हैं। अब तो यहां पर आप देखते हो भाई इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो dy अपॉन y का इंटीग्रेशन होगा इक्वल टू 2dx का इंटीग्रेशन होगा।
आप यहां पर बोलोगे dy अपॉन y का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो वो होता है log y इक्वल्स टू, यहां पर क्या जाएगा 2x, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है 2x प्लस, अब यहां पर ना देखो, अगर सारे टर्म्स लॉग में बन रहे होते हैं तो फिर तो हम c को लॉग में ले ही लेते हैं, ठीक। अगर सारे टर्म्स लॉग में नहीं बन रहे हैं, एक भी टर्म लॉग में बन रहा है, तो भी हमारे पास ऑप्शन है कि हम c को लॉग में ले सकते हैं। बट अब ये जो ऑप्शन है ना, ये डिपेंड करता है, अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो आप उससे आंसर को मैच करके सोच सकते हो कि यहां पर c को लॉग में लेना है कि नहीं लेना है। बट सब्जेक्टिव अगर आंसर है आपके पास, तो फिर आप आंसर को मैच नहीं कर सकते, तो वहां पर आप c को जो भी लोगे और आपका जो भी आंसर आएगा उसको सही माना जाएगा, उसको गलत नहीं मानेंगे, ठीक है। यहां पर हम इसको क्या करते हैं, लॉग लेकर सॉल्व करते हैं। तो यहां पर आप क्या बोलोगे, लॉग सी को यहां पर भेजते हो जाएगा log y माइनस log c इक्वल्स टू 2x। log a माइनस log b क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा log y बाय c इक्वल्स टू 2x। अब यहां पर आप बोलोगे log y बाय c अगर 2x की इक्वल है, log को वहां पर भेजेंगे तो y अपॉन c जो हो जाएगा वो हो जाएगा e की पावर 2x, या y की वैल्यू आ जाएगी c e की पावर 2x। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c e की पावर 2x। अब यहां पर y आ चुका है आपके पास कितना, c e की पावर 2x। क्या c निकालने का कोई भी जुगाड़ आपको दिया हुआ है यहां पर, तो आप बोलेंगे हाँ जी बिल्कुल दिया हुआ है। क्या है, तो आप यहां पर देखते हो, आपको दिया है कि द कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट 4,3, जो कर्व 4,3 से जाती है, मतलब कि जब x 4 होगा तो y 3 होगा। तो यहां पर इसको मैं बोलता हूं इक्वेशन नंबर 1, और यहां पर मैं बोलता हूं पुटिंग x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x को 4 और y को 3 में पुट करता हूं। अब इक्वेशन 1 है मेरी y इक्वल्स टू c e की पावर 2x, तो आप यहां पर लिखते हो y यानी कि 3 इक्वल्स टू c e की पावर 2 इंटू 4। तो c की वैल्यू कितनी जाती है, तो c की वैल्यू आ जाती है भाई 3 अपॉन e की पावर 8। 3 अपॉन e की पावर 8, ये क्या आ गया आपकी c की वैल्यू, ठीक है। तो यहां पर जो c की वैल्यू आई है वो आप पुट कर सकते हो। तो यहां आप बोलते हो पुटिंग c इक्वल्स टू 3 अपॉन e की पावर 8 इन इक्वेशन 1। तो जो इक्वेशन है आपकी वो बन जाएगी क्या, y इज इक्वल्स टू c की जगह 3 अपॉन e की पावर 8 इंटू e की पावर 2x, या आप बोल सकते हो y इज इक्वल्स टू 3 e टू द पावर 2x माइनस 8। ये है आपका फाइनल आंसर। अभी माइनस 8 ऊपर कैसे चला गया, तो यहां नीचे डिनोमिनेटर में e की पावर 8 है। अब ये e की पावर 8 जो है जब ऊपर जाएगा तो e की पावर माइनस 8 हो जाएगा, और e की पावर 2x पहले से था तो e की पावर 2x माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। और ये 3 मल्टीप्लाई में रहेगा। तो यार आपका फाइनल आंसर, क्या किया आपने और कैसे किया आपने ये देखते हैं थोड़ा सा। तो यहां पर आपको बोला गया था द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट इज ट्वाइस द ऑर्डिनेट एट दैट पॉइंट। जो स्लोप है टेंजेंट टू द कर्व की किसी पॉइंट पर, तो हमें पता है कि वो dy बाय dx होती है, और वो क्या है, ट्वाइस द ऑर्डिनेट, मतलब 2y के इक्वल है, ऑर्डिनेट के ट्वाइस है। और ये दिया हुआ है कि कर्व जो 4,3 से पास होती है, यानी कि 4,3 अगर मैं इसके x और y में पुट कर दूंगा तो वो इसको सेटिस्फाई करेंगे, इस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो आपने पुट कर दी वो चीज। अब वो पुट करने के पहले पुट नहीं करी, पहले तो इक्वेशन निकाली आपने, और वो पुट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, तो कांस्टेंट c की वैल्यू मिलेगी। तो पहले इक्वेशन निकालने के लिए आपने क्या बोला, dy बाय dx इक्वल टू 2y होगा, y को नीचे लेकर आए, 2dx वहां पर हो गया, दोनों साइड इंटीग्रेट किया तो dy बाय y का इंटीग्रेशन log y हुआ, और 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx का हुआ x। अब हमने 2x प्लस log c इसको बोला, क्योंकि एक साइड log आ रहा था और हमें समझ में आ रहा था कि भाई इसको इधर पर लेकर आना पड़ेगा, c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो वहां पर log c बोल दिया आपने। इसके बाद आपने c की वैल्यू सॉरी log c को यहां पर लेकर आया तो log y अपॉन c हो गया, ये log को वहां भेजा तो e की पावर 2x हो गया, c को वहां भेजा तो y की वैल्यू आ गई c e की पावर 2x। अब c की वैल्यू निकालने के लिए x को 4 और y को 3 पुट किया, तो c की वैल्यू आई 3 अपॉन e की पावर 8, इसको पुट किया आपने इक्वेशन नंबर 1 में, हमारी फाइनल आंसर ये रहा। क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इसको भी क्लियर करते हैं। ओके, तो बढ़िया सा क्वेश्चन दिख रहा है ये भी, और ये हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि किसी कर्व का और टेंजेंट का क्वेश्चन है, तो यहां पर भी dy बाई dx की कहीं ना कहीं जरूरत तो हमें पड़ेगी। अब क्वेश्चन क्या ये देख लेते हैं पहले। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन अ कर्व इज लैम्डा टाइम्स द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द ओरिजिन। वाह यार, क्या बात है। फॉर्मुलेट द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड हेंस फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। क्वेश्चन एक बार पढ़ो, एक बार खुद से ट्राई करो, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बन जाएगा ये क्वेश्चन, मतलब दिखने में हो सकता है जब पहली बार आप देखो ना, अगर एकदम से ये एग्जाम में आ जाए तो लैम्डा दिख जाएगा, एक टेंशन वो दे देगा आपको, उसके बाद डायग्राम दिख जाएगा यार, एक टेंशन ये दिख जाएगी कि यार ये डायग्राम वाले क्वेश्चन तो हमने किए नहीं थे, तो फिर कैसे बनेगा। बट एक बार इसको आप समझने जाओगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। अब लेकिन इस क्वेश्चन को अगर मैं आसान बोल रहा हूं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास पहले से ही नॉलेज होना चाहिए स्ट्रेट लाइंस चैप्टर का, और वहां पर हमें ये पता है कि dy बाई dx जो होता है वो तो स्लोप होता है, ठीक है। स्लोप का एक और फॉर्मूला होता है और वो होता है भाई y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, m का फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर ये चीज आपको पता है तो फिर आप इस इक्वेशन को इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, और अगर नहीं पता है तो फिर ये चीज आपको पता होनी चाहिए तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, वरना नहीं हो पाएगा। अब क्या बोल रहा है यहां पर इस क्वेश्चन में, तो बोल रहा है स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन अ कर्व। तो भाई मैं बोलता हूं एक पॉइंट P है, इस पे आपने एक टेंजेंट खींची, इसका जो स्लोप है m, उसको मैं dy बाई dx बोलूंगा, ठीक है। वो dy बाई dx के इक्वल है, और वो क्या है बोल रहे हैं, इज लैम्डा टाइम्स द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द ओरिजिन। अब यहां पर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाली लाइन ये है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट P x, y था, उसको जो ओरिजिन से लाइन ज्वाइन कर रही है उसका जो स्लोप है, इसको अगर मैं m1 बोलूं तो इसके स्लोप को मैं बोलता हूं m2। और आपको यह पता है कि m1 जो है वो इस लाइन के स्लोप के लैम्डा टाइम्स है, मतलब आपको गिवन है m1 इक्वल्स टू लैम्डा m2। क्या गिवन है आपको कि m1 जो है वो किसके इक्वल है, लैम्डा m2 के इक्वल है। तो अब आप क्या बोलोगे, अगर m1 लैम्डा m2 के इक्वल है तो यहां पर m1 मतलब कि dy बाई dx जो है वो लैम्डा इंटू, अब m2 की वैल्यू कैसे निकालोगे, m1 तो आपने dy बाई dx बोला, m2 के लिए मैंने क्या बोला था आपको कि भाई स्लोप जो होती है अगर 2 पॉइंट फॉर्म में हम देखें तो वो होती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन की मुझे स्लोप निकालनी है तो स्लोप होती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहां पर y2 और x2 है भाई, ये x2 y2, और x1 और y1 क्या है, ओरिजिन अपना, ओरिजिन जो है वो x1 y1 है। इन दोनों ही पॉइंट्स को लाइन ज्वाइन कर रही है तो उसका स्लोप आप निकाल सकते हो क्या, तो आप बिल्कुल बोलोगे हां निकाल सकते हैं। तो इसका स्लोप हो जाएगा y2 मतलब कि y माइनस y1 मतलब कि इसका भाई 0,0 होता है पॉइंट, तो यहां हो जाएगा y माइनस 0 अपॉन x माइनस 0, ठीक है। ये हो जाएगा y माइनस 0 अपॉन x माइनस 0, मतलब कि हो गया dy बाई dx इक्वल्स टू लैम्डा y अपॉन x। अब आप क्या करते हो, dy के अपॉन y लेकर आते हो और dx को वहां लेकर चले जाते हो, तो आपके पास आता है dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू dy अपॉन y इक्वल्स टू लैम्डा dx अपॉन x। dx को वहां भेजे और y को इसके नीचे लेकर आए। अब आप बोलते हो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो कितना हो जाएगा भाई, दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे तो dy अपॉन y का इंटीग्रेशन इक्वल्स टू लैम्डा dx अपॉन x का इंटीग्रेशन। अब आपको पता है कि dy अपॉन y हो जाएगा log y, लैम्डा dx अपॉन x हो जाएगा log x,
और प्लस में log c भी लिख दो भाई। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log y माइनस log c इक्वल्स टू लैम्डा log x, या फिर log y बाय c इक्वल्स टू लैम्डा log x, या फिर y अपॉन c इक्वल्स टू e टू द पावर लैम्डा log x, या फिर y इज इक्वल्स टू c e टू द पावर लैम्डा log x। ये है आपका फाइनल आंसर, y इज इक्वल्स टू c e टू द पावर लैम्डा log x। क्लियर है? तो क्या क्या किया आपने इस क्वेश्चन में, तो यहां पर आपने देखा कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट आपको बोला गया है कि वो लैम्डा टाइम्स है, किसी कर्व पर एक पॉइंट पर आप एक स्लोप ड्रॉ करते हो, ठीक है, तो वो पता है कि वो स्लोप जो होता है वो dy बाय dx होता है, तो m1 को आपने बोला dy बाय dx, और ये लैम्डा टाइम्स ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंड द ओरिजिन। तो आपने बोला जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट और ओरिजिन को लाइन ज्वाइन कर रही है उसके स्लोप के ये लैम्डा टाइम्स है, तो इसका स्लोप क्या होगा, तो आपने बोला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से निकाल लेंगे, तो वो आया y अपॉन x, और उसके लैम्डा टाइम्स मतलब m1 जो था वो लैम्डा m2 था और m2 y अपॉन x था, तो आपने लिखा dy बाय dx इक्वल टू लैम्डा y अपॉन x। dy के पास y वाले को भेजा और x के पास dx को पहुंचा दिया, दोनों साइड आपने इंटीग्रेशन किया भाई, क्योंकि वेरिएबल सेपरेट हो चुके थे, तो दोनों साइड इंटीग्रेशन करने के बाद आपने यहां पर बोला dy अपॉन y का इंटीग्रेशन log y, dx अपॉन x का इंटीग्रेशन log x, और एक log c, क्योंकि कांस्टेंट तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, log c को यहां लेकर आए, log y माइनस log c इक्वल टू लैम्डा log x बोला, y बाय c हो गया वो, क्योंकि भाई log a माइनस log b log a अपॉन b होता है, log को वहां भेजा, y बाय c इक्वल टू e टू द पावर लैम्डा log x हुआ, y की वैल्यू आ गई c e टू द पावर लैम्डा log x। ये हमारा फाइनल आंसर था। क्लियर है? ओके, तो फाइनली डिफरेंशियल इक्वेशन हो चुका है आपका पूरी तरीके से समाप्त। तो इसके जिस तरीके के जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे सब हमने कर लिए हैं सॉल्व। तो अगर आपने सारे वीडियोस देखे हैं और सब कुछ अच्छे से आपको मिल जाते हैं वीडियोस, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं देखें तो सारे वीडियोस देखिए, क्योंकि इन सारे वीडियोस को देखने के बाद आपकी प्रिपरेशन जो है ना वो अलग ही लेवल पर होगी और फुल मार्क्स स्कोर के काफी पास पहुंच जाओगे। और फिर बाकी थोड़ा बहुत तो आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। तो अगर सारे वीडियोस आपको टाइम पर मिल जाते हैं, अच्छे से देख लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखने में अगर कोई भी तकलीफ होती है तो टेंशन नहीं लेने का, magnetbrains.com पर जाइए। जैसे ही जाएंगे आप सारी क्लासेस के ऑप्शंस खुल जाएंगे, आप क्लास 12 पर क्लिक करिए और यहां पर आपको हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, NTSC, ओलंपियाड सब कुछ मिलेगा। और आप जानते हैं कि सब कुछ फ्री है, ठीक है, 100% फ्री है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के कोर्सेज हैं सारे, बिल्कुल भी दूसरे किसी भी चैनल के समान नहीं जहां पर हम एक लेक्चर के बाद आपसे कुछ भी पैसे मांगे। आप यहां पर मैथ्स RD शर्मा में जाएंगे, जैसे आप वहां पर वॉच नाउ पे क्लिक करते हैं तो वॉच नाउ के बाद मेरे जितने भी वीडियोस वहां पे अपलोडेड टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ आपको मिल जाएंगे। और वहां पर देखिए जो सा भी वीडियो छूट गया भाई, उस टाइटल पे क्लिक कीजिए, उसका डिस्क्रिप्शन देखिए कि हाँ यही वाला था वो वीडियो, ये क्वेश्चन मुझे रिवीजन करना था इसका और ये छूट गया था, नहीं मिल पा रहा था, सब वहां पर मिलेंगे। जैसे ही वहां पर क्लिक करोगे वहीं वो वीडियो प्ले हो जाएगा, सारी चीजें आराम से समझो और बहुत अच्छे से पढ़कर चलो। ठीक है, तो अगर अच्छे लग रहे हैं वीडियोस तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए इसको सारे अपने फ्रेंड्स, भाई बंधु, दोस्त यार के साथ, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स में सब कुछ अवेलेबल है, वो भी 100% फ्री और बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पर स्टार्ट करेंगे हम अपना नया चैप्टर वेक्टर। तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्टडीइंग एंड टेक केयर।